नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरा विदेश दौरा 17 अक्टूबर को दुबई में तो 18 अक्टूबर को आबू धाबी में करेंगे रोड शो। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर फोकस। उत्तराखंड में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। देहरादून पुलिस ने किया नकली दवाइयों की कंपनी का पर्दाफाश। दवाओं के 24 डब्बों में 7200 कैप्सूल बरामद। 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 मसूरी में नशे को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का लक्ष्य। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय। 14 नवंबर को 6 माह के लिए बंद किए जाएंगे। 15 नवंबर को पहुंचेंगी मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा मुखी मठ। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दुबई पहुंचे, जहां पर वे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी दुबई और आबू धाबी में धामी रोड शो करेंगे और उद्योगपतियों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे का अब कांग्रेस के एक और विधायक ने स्वागत किया है। मालूम हो कि धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने शनिवार को एक बयान जारी कर पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार जताया था। अब लोहाघाट विधायक अधिकारी भी उनकी राह पर चल पड़े हैं। विधायक अधिकारी ने 1 मिनट 29 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वे पीएम मोदी के पिथौरागढ़ अल्मोड़ा आगमन का उन्होंने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से पीएम का लोहाघाट कार्यक्रम स्थगित हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में लोहाघाट के तीर्थ स्थलों की झलक पेश की। पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारी विधानसभा लोहाघाट में आकर जो हमारे विकास कार्य वो पर्यटन की जो भी संभावनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपका योगदान जल्द से जल्द होगा। और क्षेत्रीय जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द से जल्द इस लोहाघाट विधानसभा में किया जाएगा। रुड़की के भगवापुर तहसील के अंतर्गत खेड़ी शिकोहपुर गांव में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पहुंचे और गांव के जिम्मेदार लोगों से चर्चा की। लोगों ने बताया कि उनका गांव सांसद निशंक के द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन मुख्य सड़क तक का निर्माण पिछले 20 सालों से नहीं किया गया। विधायक उमेश कुमार ने लोगों की परेशानी समझी और कहा कि वो इस सड़क का निर्माण टुकड़ों में करेंगे। पहले टुकड़े का निर्माण 2 दिन में शुरू करवा दिया जाएगा, जिससे सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कुछ शर्म आ जाए और वो अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती है तो आगे टुकड़ों में खुद वो इस सड़क का काम पूरा करवाएंगे। और 50 सालों से इस गांव ये सड़क कैसे अछूती रह गई आपके इस विभाग से, ये बड़ा गंभीर विषय है। कृपया आप अधिकारियों से इसके संबंध में बात कीजिए और उन्हें आदेशित करिए कि इस पर तत्काल काम कराने का बीड़ा उठाएं और शुरू कराएं। और जब तक आपका कोई विभाग या राज्य सरकार का कोई विभाग यहाँ आकर काम नहीं शुरू करेगा, तब तक इसका कार्य हम जारी रखेंगे। हम भी देखते हैं कि कब तक इस सरकार को शर्म नहीं आती इस कार्य को शुरू कराने की।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा छलकने लगा है, जबकि सच्चाई ये है कि वीर सावरकर के द्वारा आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष का कहना है कि हरीश रावत अब राहुल गांधी की कही हुई बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के वीर सावरकर न पहले सांसद थे और न ही अब कांग्रेसी उन्हें पसंद करते हैं। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी, मैं कहूँगा संत, उनको मैं कह सकता हूँ, थे। और हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में वीर सावरकर का जो योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत जी ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत जी महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और यही उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान और मोहम्मद जिन्ना ने एक बार फिर से एंट्री मार ली है। इस बार कांग्रेस की तरफ से ये पासा फेंका गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान जारी कर सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि देश के भीतर दो राष्ट्र की बात सबसे पहले सावरकर ने कही। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द सावरकर से लिया। हरीश रावत ने कहा कि सावरकर से पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन के संबंध में सावरकर के मानस पुत्र थे। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन को के संबंध में। जहाँ तक जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत जी ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत जी महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और यही उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत, मैं कह सकता हूँ कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। लोहाघाट में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक चंपावत जिले के सेना भारती परिसर बनबसा में आयोजित होने जा रही अग्निवीर भारती के लिए लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवा पसीना बहाने में जुटे हुए हैं। लोहाघाट के चमनिया स्टेडियम में क्षेत्र के सैकड़ों युवा सुबह शाम पूर्व सैनिक मयंक ओली के निर्देशन में फिजिकल ट्रेनिंग में जुटे हुए हैं। पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा अपने अकादमी में युवाओं को निःशुल्क फिजिकल की ट्रेनिंग देकर उन्हें अग्निवीर बनाने की तैयारी की जा रही है। मयंक ओली ने बताया कि युवाओं को 1600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और अन्य ट्रेनिंग में ट्रेन किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवा अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सके। जो मयंक ओली जी के द्वारा जो यहाँ पर अकादमी चलाई जा रही है युवाओं के लिए भर्ती सहित विशेष जो खेल के क्षेत्र में आज अनेक जो यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उनकी तैयारियाँ जो की जाती हैं। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युवा मयंक ओली जैसे लोग यहाँ पर हमारे हैं। आज जो नशे के खिलाफ आज जो युवाओं में एक खेल की भावना जागृत कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से जो पार्टी बालाकोट दूरस्थ क्षेत्र से भी लोग यहाँ आकर इस जो दौड़ हुई है 1600 मीटर की, इसमें प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से यह एक अच्छा संदेश आज ऐसा चाहते हैं कि आप जो क्षेत्र के लिए कार्य इस समय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पिछली बार भी काफ़ी बच्चे अग्निवीर में भी यहाँ से निकले हैं और आशा करता हूँ कि आप इनको अन्य
इनका बौद्धिक और मानसिक विकास करें, जिसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम करेंगे, क्योंकि आज समाज में दिशा दिखाने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युवा वर्ग जोशीमठ में मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों से लेकर श्री हेमकुंड साहिब जी की ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। वहीं बात करें जोशीमठ की ऊंची चोटियों की तो यहाँ भी ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। आपको बता दें कि ऊंची चोटियों में हिमपात होने के चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लग गई है, जिसकी वजह से अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में कल दोपहर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वहां भी रुक रुक कर बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी जारी है। फिर एक बार पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है तो ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। ऊंची चोटियों की अगर मैं बात करना चाहूं तो ऊंची चोटियों में लगातार 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निचले इलाकों में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखने वाले हैं। सामने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जन टीवी दिखा रहा है इस वक्त ग्राउंड जीरो से, किस तरीके से जोशीमठ की जो ऊंची चोटियां हैं वो किस तरीके से लगातार बर्फ की चादर में ढकी हुई देखी जा रही है। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक घर बैठे देख पाए कि किस तरीके से जोशीमठ की ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वो आप तस्वीरों में देखकर ही समझ सकते हैं। ये सामने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये भी आप देख सकते हैं। वहां पर देख सकते हैं किस तरीके से ताजा हिमपात हो रहा है, ये आप तस्वीरों में देखकर ही समझने वाला है। ये तीसरे नंबर की तस्वीरें ये देख सकते हैं, जहां से बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों का अनुमान लगाया जा सकता है, जहां पर लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर हिमपात हो रही है, जिस कारण अब दोनों धामों में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम में जो स्थानीय लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए वहां पर साफ साफ देखे जा रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। राजधानी देहरादून पुलिस को नकली दवा बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक पुलिस की टीम गठित की गई, जिसके चलते पुलिस की ओर से राजधानी देहरादून और हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर रेड की गई, जिसके बाद मामले में नामजद अभियुक्त सचिन शर्मा और उसके पार्टनर विकास कुमार को रायपुर क्षेत्र से गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दोनों अभियुक्त के पास से गाड़ी में रखे नकली दवाओं के 24 डिब्बों में 7200 कैप्सूल बरामद किए गए। वहीं जानकारी में ये भी सामने आया कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री की बदौलत दोनों अभियुक्तों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे, इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहां से रेपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार। मसूरी में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत मसूरी सीओ अनिल जोशी की अध्यक्षता में मसूरी लंढौर क्षेत्र के हर घर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी में नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। गोष्ठी में विस्तार से नशे के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। सीओ मसूरी अनिल जोशी ने बताया कि पुलिस हर मोर्चे पर नशे के बढ़ते चलन को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन बिना जन सहभागिता के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को कामयाब किया जाना संभव नहीं है। देखिए, जैसा कि ये मिशन हमारे राज्य का, राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि देवभूमि ड्रग्स फ्री होनी चाहिए 2025 तक। उससे पहले हम इसको फ्री करने के लिए तमाम उपाय हमने यहाँ बताए, तमाम सुझाव दिए, पब्लिक के भी सुझाव लिए, तो उन पर हम गहनता से और सतर्कता से और शक्ति से पालन करेंगे, तब ये हो पाएगा।
हल्द्वानी टचिंग ग्राउंड से कूड़ा हटाने का काम लगातार जारी है। डीएम नैनीताल के अल्टीमेटम के बाद टचिंग ग्राउंड के बाहर नेशनल हाईवे से कूड़ा हटाने का काम किया जा रहा है। टचिंग ग्राउंड हल्द्वानी में रोजाना नैनीताल जिले के रामनगर और कालाढूंगी नगर पंचायत को छोड़कर सभी निकायों और जिला पंचायत नैनीताल का 450 मैट्रिक टन कूड़ा डंप किया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि कूड़ा प्रबंधन पर नगर निगम सख्त एक्शन ले रहा है। इससे पहले नगर निगम हल्द्वानी जिले की 12 संस्थाओं को कूड़े के निस्तारण और कूड़े की व्यवस्था किए जाने की धनराशि न दिए जाने को लेकर नोटिस जारी कर चुका है। यदि किसी निकाय और संस्था का वाहन बाहर कूड़ा फेंकता है तो आप उसे बर्खास्तगी की कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ऐसी बदतमीजी लोग करते रहेंगे तो सड़कों के किनारे से कूड़ा का साफ करना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने नगर निगम के जितने भी मुद्दे थे मैंने सब स्पष्ट कर दिया है। 15 दिनों तक सब अपनी अपनी गाड़ियों की मॉनिटरिंग करेंगे, हम भी निगरानी करेंगे, लागू भरेंगे और इन 15 दिनों के अंदर हमारा प्रयास होगा जो बाहर कूड़ा भी बच गया है उसको भी अंदर करने। रामनगर के बम्बागेर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले कादिर नाम के एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखकर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले में कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक मूल रूप से काशीपुर का रहने वाला है। युवक रामनगर में मछली बेचने का काम करता है। मामले की जाँच पुलिस ने शुरू कर दी। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता कि रहने वाले ये काशीपुर के बता रहे थे खुद को, लेकिन गोली इन्होंने मारी है पुरानी जो आबकारी रोड है बम्बागेर में, वहाँ की घटना है ये। थाना रामनगर में एक मेमो प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार एक व्यक्ति ने जो मछली बेचता है मार्केट में, काशीपुर का रहने वाला है जिसका नाम काजी है और कुछ रूप से गोली लगी है छोटी सी केस है और इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की। जोशीमठ टीसीबी बाजार की तरफ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बीच सड़क में इतने खतरनाक जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। गंदा पानी जो है गड्ढे से निकल रहा है, जिसकी वजह से पैदल आवाजाही करने वाले आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जहां पर ये जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं ठीक उसके सामने कई दुकानें भी मौजूद है, जिन दुकानों के पास आए दिन इन जानलेवा गड्ढों से निकलने वाले गंदे पानी से दुकानदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आजकल बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है चरम पर है और जिस तरह से जोशीमठ मुख्य बाजार में जानलेवा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तीर्थयात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की कपाट बंद होने की तिथि रावल तीर्थ पुरोहितों ने तय कर दी है। गंगोत्री धाम की कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व और अभिजीत मुहूर्त की शुभ वेला पर ठीक 11:45 पर 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रति वर्ष नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के मंदिर समिति और रावल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय करते हैं। 14 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके सुखीमठ मुखवा के लिए गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी। वहीं 15 नवंबर भैया दूज के पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा मुखीमठ में 6 महीने के बाद पहुंचेगी, जहां पर मां गंगा का स्वागत एक बेटी की तरह गांव के लोग करेंगे। गंगोत्री धाम की जो कपाट है वो 14 तारीख को नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे ठीक 11:45 पर अभिजीत मुहूर्त में, और सभी लोग यहाँ से भगवती गंगा की डोली को लेके मुखवा के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि निवास हम देवी मंदिर में करेंगे और 15 तारीख को सभी लोग मुखवा में पहुँचेंगे। मसूरी में अग्रकुल प्रवर्तक महाराज अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराजा अग्रसेन चौक पर अब माल रोड लंढोर में उनकी प्रतिमा पर पूजा अर्चन किया गया और प्रतिमा पर शोल चढ़ाया गया। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं 25 लोगों को समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।
महाराज की 5147वीं जयंती मनाई जा रही है। साथ ही साथ निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाया जा रहा है, जो पिछले 13 वर्षों से संचालित है। कोरोना वर्षों को छोड़कर हम लगातार ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। मरीजों को हम करीब 6 माह की दवाइयाँ निःशुल्क वितरित करते हैं। आसपास के गांव के मरीज, पूरे शहरवासी इसका लाभ उठाते हैं। बड़े धूमधाम के साथ अग्रवाल महासभा मसूरी की तीनों विंग जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और अग्रवाल महासभा जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जो एक आम जनमानस को बहुत एक फायदा मिलता है जो सरकारी माध्यम से नहीं मिल पाता है, उसका पूरा सहयोग ये पूरे साल भर विभिन्न कार्यक्रम करते थे अग्रवाल महासभा के लोग करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही अग्रसेन जयंती की सभी को भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहा है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में आए हुए भूकंप के बाद आज सोमवार सुबह को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज की गई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं इससे पहले रविवार शाम को दिल्ली एनसीआर में भीषण भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। ये झटके आपको बता दें गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत तेज महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक फरीदाबाद में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप करीब 4:08 पर महसूस किया गया। भूकंप के डर से लोग अपने घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप की वजह से धरती कांपी है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।